सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र गद्य साहित्य और उसमें विशेष तौर पर एकांकी की विवेचना करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पूर्व वीडियो में एकांकी के उद्भव, विकास, उसकी कुछ प्रवृत्तियों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम प्रमुख एकांकीकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा और उनकी उत्सर्ग एकांकी का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। वर्मा जी छायावाद के, या यूँ कहा जा सकता है कि छायावाद की परंपरा के कवि माने जाते हैं, छायावादी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। इसके साथ साथ वे प्रख्यात आलोचक और एकांकीकार। उन्होंने एकांकी को एक नए शिल्प में मांझा। भारतीय एकांकी को उन्होंने पाश्चात्य नाटक के समान ला करके खड़ा किया। तो इस क्षेत्र में उनका ये विशेष और महत्वपूर्ण योगदान है कि उन्होंने एकांकी का नए दृष्टिकोण दिया, उसके शिल्प का परिष्कार किया, उसमें परिशोधन किया और उस स्थान पर पहुंचाया जिस स्थान के लिए वो अब से पूर्व संघर्ष कर रहे थे। पाश्चात्य नाटकों के समान उसे बना दिया। उन्होंने एकांकी को स्वतंत्र विद्या के रूप में प्रतिष्ठित किया, स्थापित किया, उसको एक गरिमा और महत्व प्रदान किया। वर्मा जी एक कवि थे और एक कवि को उसकी कवित्वमयी प्रतिभा, उसका वह स्वभाव कहीं भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। और स्वाभाविक सी बात है, ये बात वर्मा जी पर भी लागू होती है। उनका ये कवि स्वभाव उनकी एकांकियों पर स्पष्ट रूप से झलकता है और उनकी एकांकियों में इसे देखा जाता है। सन 1930 में उनकी एक प्रमुख एकांकी बादल की मृत्यु, विद्वान इसे प्रथम प्रौढ़ एकांकी के रूप में भी मानते हैं। इसे वर्मा जी ने विश्वविद्यालयों में रंगमंच की दृष्टि से लिखा था, लेकिन इसकी अपार सफलता को देख करके कह सकते हैं कि इन्होंने ये एकांकी लिख करके एक अपनी अमिट और महत्वपूर्ण छाप हिंदी साहित्य पर छोड़ी। वर्मा जी ने पाश्चात्य शैली के एक ही लंबे दृश्य और अभिनय या अभिनयात्मकता की दृष्टि से इनको इस शैली का जनक भी कहा जाता है। लंबे लंबे दृष्टि, लंबे लंबे दृश्य और अभिनयात्मकता की दृष्टि से ये इस शैली के जनक कहे जाते हैं। उनके प्रमुख, अगर उनकी एकांकियों की हम चर्चा करते हैं तो प्रमुखतः निम्न एकांकियों को लिया जा सकता है। पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्रा, रेशमी टाई, सप्त किरण, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, रजत रश्मि, रिमझिम और विभूति, ये इनकी प्रमुख एकांकी लिए जा सकते हैं। इनकी एकांकियों के आधार की दृष्टि से देखा जाए तो इनकी एकांकी प्रमुख रूप से ऐतिहासिक और सामाजिक एकांकी होती है। इसके अलावा इनकी एकांकियों को अगर मूल उद्देश्य, मूल विषय और उसके मूल स्वर की दृष्टि से अगर हम चर्चा करते हैं तो इनकी एकांकियों का मूल स्वर है आदर्शवाद। और इस आदर्शवाद की स्थापना के लिए इन्होंने अपनी एकांकियों की विषय वस्तु
कुछ इतिहास से ली है और कुछ उस समय के समाज में उपस्थित समस्याओं को के रूप में लिए और इन समस्याओं के माध्यम से और इतिहास के माध्यम से उन्होंने आदर्श की स्थापना की। यही उनकी एकांकियों का प्रमुख लक्ष्य रहा है। इसके साथ साथ उनकी कवि प्रतिभा, उनका कवि स्वभाव उनकी एकांकियों पर प्रभाव डालता है और उनकी एकांकियों की शैली है वो कवित्व में बन जाती है। तो कहा जा सकता है कि अलंकृत शैली और आदर्शवाद इनकी एकांकियों की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। अब हम विषय की दृष्टि से या वर्गीकरण की दृष्टि से देखते हैं तो रामकुमार वर्मा की एकांकियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम भाग या पहली उन एकांकियों को माना जाता है या उन एकांकियों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें आधुनिक पढ़े लिखे स्त्री पुरुष के प्रेम के बीच में उठा द्वंद्व संघर्ष को विषय वस्तु के रूप में देखा है। उनके प्रेम के बीच में किस प्रकार समस्याएं उत्पन्न होती है और किस प्रकार जल्दी टूट करके वो अलग अलग हो जाते हैं। इस विषय को रामकुमार वर्मा ने अपनी एकांकियों के माध्यम से उठाया है। दूसरी प्रकार की एकांकी ऐतिहासिक एकांकी, ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से और ऐतिहासिक विषय वस्तु के माध्यम से वर्तमान युग की समस्याओं को निरूपित करना एकांकीकार का प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि दोनों ही प्रकार की एकांकियों की विषय वस्तु हालांकि भिन्न भिन्न है, फिर भी इनका उद्देश्य एक ही है, वह है आदर्शवाद की स्थापना करना। क्योंकि आदर्शवाद रामकुमार वर्मा के मानस चेतन में इस प्रकार समाहित था कि वो चाहते हुए भी इससे दूर नहीं हो सकते थे। इसका मुख्य कारण था रामकुमार वर्मा का छायावादी कवि होना। जिस प्रकार छायावादी कवियों ने अपनी रचनाओं में आदर्श की स्थापना को प्रमुखता दी है, वह स्वभाव वह प्रकृति इनके मानस पटल पर भी अंकित थी और इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी एकांकियों में इसको स्थापित करने का प्रयास किया। उनकी जो नारी चरित्र है, वर्मा जी की एकांकियों में जो नारी चरित्र है वो अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक परिवेश में अपने व्यक्तित्व की खोज करके वो अपने व्यक्तित्व को कुछ अलग ही प्रकार का बनाना चाहते हैं और इस अलग प्रकार के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी जो गतिविधियां हैं, उनके जो कार्य व्यापार है, उनको इन एकांकियों के माध्यम से वर्मा जी ने प्रस्तुत किया है। इतना कुछ होने के बाद भी लेकिन इनके नारी पात्र कह लो या पुरुष पात्र कह लो, वो परंपरा का मोह नहीं छोड़ पाए हैं। कहीं न कहीं वो परंपरा के कैंचुल से बंधे हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है इनके पात्र आधुनिक होते हुए भी परंपरा के मोह से लिपटे हुए हैं। अगर उनके ऐतिहासिक एकांकियों की हम चर्चा करते हैं तो इनकी ऐतिहासिक एकांकी में उदारता, क्षमा, बलिदान, त्याग, सेवा, इन प्रमुख मानवीय गुणों को आधार बना करके इनकी स्थापना करना इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। इसी के तहत इन्होंने इस प्रकार के पात्रों का नियोजन किया है कि वो अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल हो सके हैं। इनके व्यक्तित्व पर, इनके साहित्य पर यह भी कहा जाता है कि निश्चित रूप से गांधीवाद का या गांधीवादी युग का प्रभाव रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों का अभाव है। इसके बावजूद भी इनके एकांकियों में कोतवाल, संकलन त्रय और एकांकी की चरम सीमा प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण बन पड़ी है। इन तीनों ही तत्वों की दृष्टि से इनकी एकांकी पूर्णतः सफल एकांकियों की गिनती में मानी जाती है। अब हम इन कुछ प्रमुख विशेषताओं के साथ
पाठ्यक्रम में संकलित उत्सर्ग एकांकी की विवेचना करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि इनकी जो उत्सर्ग एकांकी है वह एक वैज्ञानिक एकांकी है। किस प्रकार विज्ञान नए नए प्रयोगों के माध्यम से एक नई खोज, नया आविष्कार कर प्रेत आत्माओं के माध्यम से किस प्रकार जीवन की शाश्वतता और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की ओर अग्रसर होता है, इस बात को इस एकांकी के माध्यम से राम कुमार वर्मा ने उठाया है और इसके लिए उन्होंने शेखर जैसे एक व्यक्तित्व का निर्माण किया है। अगर हम चारित्रिक दृष्टि से इसकी विवेचना करते हैं, देखते हैं, तो शेखर के अलावा भी इस एकांकी में विनय, मंजुल, शेखर और एक दो पात्र हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ना तो इस एकांकी में अत्यधिक पात्र है और ना ही कम है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पात्रों का जो संयोजन किया गया है वो आवश्यकता के अनुरूप ही है। इस एकांकी का पात्र, मुख्य पात्र शेखर, विज्ञान और मानव के रागात्मकता को स्थापित करना चाहता है। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि विज्ञान के मध्य और मनुष्य के भावनाओं के मध्य संबंध स्थापित करना चाहता है। शेखर एक महान वैज्ञानिक और एक बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्तित्व है, जो अपनी बुद्धि बल के, अपने कौशल के माध्यम से, अपनी प्रतिभा के माध्यम से एक ऐसे यंत्र को निर्मित करता है जो कि प्रेत आत्माओं का आह्वान करता है और उसी के द्वारा मनुष्य के जीवन की शाश्वतता उसको जानने की कोशिश करता है तथा मृत्यु पर किस प्रकार विजय प्राप्त किया जाए ये जानने की वो प्रयास करता है और ये वो संदेश देना चाहता है कि किस प्रकार मृत्यु पर विजय प्राप्त किया जाता है। परंतु जब उसके मित्र की पुत्री मंजुल और उनके द्वारा निर्मित यंत्र में से किसी एक को खोने का विकल्प उसके सामने आता है तो वो द्वंद्व में हो जाता है, बड़ी दुविधा में पड़ जाता है। लेकिन अंततः वह अपने द्वारा प्रायोगिक तौर पर जो निर्मित यंत्र था उसको नष्ट करता है और मित्र की पुत्री मंजुल को जीवित रखता है। इस एकांकी में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिसमें कई बार द्वंद्वों का सामना करना पड़ता है और इन द्वंद्वों के माध्यम से कथा विकसित और आगे बढ़ती जाती है। प्रसंगवश एकांकी काल ने नवीन वैज्ञानिक खोजों की जो कल्पना की है वो भारतीय आत्मदर्शन, भारतीय दार्शनिकता की पृष्ठभूमि में ही तैयार की गई उनकी ये परिकल्पना है और उसी को मान करके इस एकांकी का सृजन किया है। तो सैद्धांतिक दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि भारतीय दर्शन के मूल में जो विचारधारा है उसी को आधार मान करके एक कल्पना की है और उस कल्पना को विज्ञान के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया गया। अगर हम इस एकांकी में कथोकथन की दृष्टि से देखते हैं, कथा वस्तु की दृष्टि से देखते हैं, चरित्र चित्रण की दृष्टि से देखते हैं या भाषा शैली की दृष्टि से देखते हैं, उद्देश्य की दृष्टि से ले लीजिए, तो हर तत्व की दृष्टि से ये एकांकी अपनी प्रौढ़ता की ओर अग्रसर है। इसकी भाषा प्रांजल है, सरस, प्रभावपूर्ण
चरित्रोद्घाटक करने वाली और उद्देश्य को पूर्ण सार्थक बनाने वाली है। इस एकांकी के जो पात्र हैं वो कथा को गति देने वाले, उसको विकसित करने वाले, उनके संवाद संक्षिप्त भी है, उद्देश्यपरक भी है। जहां आवश्यकता है वर्मा जी ने इन्हें कुछ बड़े भी करते हुए विस्तार दिया है। तो समीक्षात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये एकांकी हिंदी साहित्य की एक अद्वितीय और प्रमुख एकांकी मानी जाती है। धन्यवाद।